डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां। चाहे बात सरकार की योजनाओं की हो या फिर कैसे खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल करना हो, इनसे जुड़ी तमाम नई जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं ताकि इनका उचित इस्तेमाल कर आप किसान भाई बहन खेती किसानी में लाभ ले सकें। हमने अपने कार्यक्रम को 3 भाग में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नज़र डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश और दुनिया में मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में पूसा में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें न सिर्फ योग के गुण के बारे में बताया गया, साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि कैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक योग को अपने जीवन में शामिल कर और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम में क्या विशेष रहा और कौन कौन से विशेष व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें भाग लिया। सभी देशवासियों को और पूरे विश्व के सभी भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं सब योग गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, महर्षि पतंजलि सहित, जिन्होंने योग जो संपूर्ण जीवन स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीने की कला और विज्ञान है का प्रचार प्रसार किया है। और विशेषकर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से, अंतरात्मा से बहुत बहुत धन्यवाद। ये उन्हीं के प्रयास है जिसके कारण योग आज पूरे विश्व में पहुंचा है। और विश्व योग दिवस, फिट इंडिया, हम सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए योग जरूरी है। क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही हम सारे काम करते हैं। पहला सुख निरोगी काया, और योग इसकी गारंटी है कि हम कम से कम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए, बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए और आगे अगर बढ़ें तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हम योग जरूर करें। एक दिन नहीं, रोज योग करें। कम से कम 20 मिनट आसन और 20 मिनट प्राणायाम हम जरूर करें तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आपके जीवन का जो लक्ष्य आपने तय किया है उसको आप ठीक से प्राप्त कर सकेंगे। 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड ये थीम है वन हेल्थ एंड वन वर्ल्ड। मतलब पूरा दुनिया मिलके जो हेल्थ कंपोनेंट थ्रू योगा कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब भी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में योगा का ये बहुत बड़ी माध्यम से कर रहे हैं। टुडे हम लोग जो कृषि मंत्री जी हम लोग हमारे साथ इज ए बिगर वे में टू टेक वन हेल्थ वन वर्ल्ड कॉन्सेप्ट वी हैव सेलिब्रेटेड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ICR एंड IRA के साथ किया। मुख्य रूप में इसका उद्देश्य है हाउ दैट हेल्थ ठीक है तो हम लोग अच्छा काम करेंगे, मन भी होगा,
फिजिकल हेल्थ भी होगा, मेंटल हेल्थ भी होगा, उसके साथ साथ हमारा एफिशिएंसी भी होगा। सो ये महत्वपूर्ण दे के हमारा योगा इज ऑरिजिन फॉर इंडिया। नमस्कार, मैं एकता यादव आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि योग हर किसी को करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि महिलाओं में जॉइंट पेन, सर्वाइकल, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, डिलीवरी के बाद होने वाली कुछ दिक्कतें। पर अगर हम लगातार योग करते हैं तो हम इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। तो योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज क्या है विशेष मंत्रालय से। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में। भारत सरकार के डेयरी एवं पशुपालन विभाग में उपायुक्त लिपि सेरीवाल जानकारी दे रहे हैं कि कैसे हमारे किसान इस योजना से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं और पशुपालन को और फायदेमंद बना सकते हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको कृषि मंत्रालय में से डीडी किसान के स्टूडियो। भारत सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना, जिसका नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास परियोजना। इसके अंदर 4 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज़ हैं, जिसमें भेड़ बकरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, पिगरी फार्म, फॉडर जिसमें कि साइलेज या मिक्स्ड राशन ब्लॉक मेकिंग यूनिट बनाने के लिए वित्तीय सहायता भारत सरकार देती है। वित्तीय सहायता के रूप में भारत सरकार 50% सब्सिडी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में किसानों या लाभार्थियों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करती है। अब हम जानेंगे कि इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल, जो कि कोई किसान भी हो सकता है या कोई भी उद्यमी हो सकता है। किसान, कोई उद्यमी, कोई जॉइंट एप्लीकेंट, यानी कि 2 लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट में अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स और सेक्शन 8 कंपनीज, ये सारे लाभार्थी इस परियोजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 50% सब्सिडी, तो हम विस्तार से बात करेंगे। अगर कोई भी किसान या कोई भी उद्यमी भेड़ बकरी फार्म लगाना चाहता है तो उसमें 50% सब्सिडी होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीलिंग जो है वह 50 लाख की होगी। तो किस साइज़ में ये है, तो इसमें 100 से लेके 500 भेड़ या बकरी तक का फार्म, 100 से लेके 500 भेड़ या बकरी का फार्म लगाया जा सकता है। अगर 100 बकरी का फार्म लगाना है तो 10 लाख सब्सिडी भारत सरकार देगी। बाकी बचा हुआ 9 लाख या तो बैंक लोन लिया जा सकता है या फिर सेल्फ फाइनेंस से के माध्यम से उसको पूरा किया जाता है। बाकी बचा 1 लाख आपको खुद अपने शेयर का, जिसे मार्जिन मनी या इक्विटी कहते हैं, उस रूप में देना होगा। इसी तरीके से इसी रेशियो में 100 जब 200 का करना है तो 20 लाख की सब्सिडी, 300 का करना है तो 30 लाख की, 400 का करना है तो 40 लाख की, और 500 भेड़ बकरी फार्म के लिए 50 लाख की मैक्सिमम सीलिंग है। यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ का बनेगा, 50 लाख की सब्सिडी, 40 लाख का लोन या सेल्फ फाइनेंस, और बाकी बचा हुआ 10 लाख आपको अपने शेयर से देना है। पोल्ट्री फार्म में 1000 बर्ड्स का मैक्सिमम जो सीलिंग है, उसका जो सीलिंग है वो है 25 लाख, यानी कि 50 लाख तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, और 25 उसमें से 25 लाख भारत सरकार अपनी तरफ से एज सब्सिडी ट्रांसफ़र करेगी अकाउंट में। इसको पोल्ट्री में एक इंटीग्रेटेड यूनिट होनी चाहिए, जिसमें एक पेरेंट फार्म, एक मदर यूनिट और एक हैचरी, इन तीनों का इंटीग्रेटेड यूनिट अगर कोई लगाना चाहे तो इससे सहायता प्राप्त की जा सकती है। पिग फार्म में 100+5 और 50+3 के रेशियो में सब्सिडी आपके खाते में मिल जाएगी। फिर हम बात करेंगे साइलेज की। अगर प्रोजेक्ट कोई लगाना चाहता है तो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट हो तो 50 लाख की सब्सिडी भारत सरकार देती है। यह 4 कैटेगरीज, जब हम लोगों ने ये स्कीम स्टार्ट किया था विभाग ने, तो ये 4 मुख्य कैटेगरीज में स्टार्ट किया था। जब हमारे पास डिमांड आया तो हमने इसमें एक और कैटेगरी ऐड की है, जिसमें हॉर्स, कैमल और डोंकी का भी इसमें अगर कोई लगाना चाहता है। जैसे क्षेत्र हैं कैमल के लिए राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन अच्छी है। तो क्योंकि यह जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर जो ये स्कीम है, इसका मेन जो टारगेट और मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ब्रीड इम्प्रूवमेंट।
तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट है, तो किस तरीके से हम अपनी देशी नस्ल को और अच्छा बढ़ा सकते हैं, उसी को आगे बढ़ाने के लिए इस स्कीम को किया। तो इसीलिए कैमल, डोंकी और हॉर्स का एक कैटेगरी हमने ऐड किया है। इसी रूप से जैसे सब में, इसमें भी 50 लाख की मैक्सिमम सब्सिडी है। अगर हम बात करें तो इस स्कीम का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, इट इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम लाइवलीहुड जनरेशन टू वेल्थ क्रिएशन। किस तरीके से पशुपालन क्षेत्र को आगे बढ़ा के वेल्थ क्रिएशन से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि उद्यमिता विकास की तरफ ले जाया जाए, यह वह रास्ता है। आप लोग इस स्कीम में अप्लाई करें और इसका फ़ायदा उठाएं। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में। अगर हमारे किसान अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो पारंपरिक खेती के साथ साथ उन्हें कुछ हटकर करना पड़ेगा। और विशेष तौर पर पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आय की बहुत ज़्यादा संभावना है और पूरे साल हमारे किसानों को आय सुनिश्चित रहती है। आइए जानते हैं कि अगर आप भी डेयरी फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ी कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रख हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं और डेयरी फार्मिंग को अपना सकते हैं। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। हर राज्य में लघु डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके तहत प्रशिक्षण लेकर कोई भी शख्स अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। पैसे कम हैं तब भी फिक्र की बात नहीं है। आप बैंक से लोन लेकर दुग्ध उत्पादन इकाई शुरू कर सकते हैं। डेयरी इकाई स्थापित करने के बाद दूध से अलग अलग तरह के उत्पाद बनाकर ज्यादा कमाई की जा सकती है। अगर आप अकेले होने की वजह से डेयरी फार्मिंग की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, सहकारिता के जरिए कई किसान मिलकर शुरू करें। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्म में 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उन्नत किस्म की ही गाय भैंस पालें, दूसरे उन्हें संतुलित आहार दें और तीसरा उनकी सेहत का ख्याल रखें। भारत में देसी नस्लों के साथ साथ संकर और विदेशी नस्लें भी पाली जा रही हैं, लेकिन विदेशी नस्लें भारतीय जलवायु के अनुरूप नहीं हैं, जिससे उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि देसी नस्लों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनमें नस्ल सुधार की कोशिश हो रही है। नस्ल सुधार से देसी गायों के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जब भी गाय भैंस खरीदने जाएं तो पहले ही उनकी उत्पादन क्षमता का पता लगा लें, बीमारियों के बारे में पूछ लें और उसके थन वगैरह चेक कर लें। जिस जगह पर आप गाय भैंस बांध रहे हैं वो साफ हो, सूखी हो और आरामदायक भी। जगह ऐसी चुनें जहां पशु ज्यादा गर्मी और सर्दी से बच सकें। चारा देते समय 2 पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें। एक पशु के लिए 5.5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह चाहिए। अगर आप कारोबार के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं तो शहर के आसपास के इलाकों में डेयरी इकाई की स्थापना करें। दुधारू पशुओं में संतुलित आहार बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें प्रोटीन, सोडियम, लोहा, जस्ता, आयोडीन और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। संतुलित आहार में 1/3 अनाज, 1/3 दलहन और 1/3 तिलहन होना चाहिए। पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो पशु के दूध में बढ़ोतरी कर देता है, जबकि विटामिन ए पशु को पशु बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए की कमी से पशुओं में बांझपन और गर्भपात की भी समस्या आ जाती है। अपने फार्म पर ही संकर नस्लें पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। कृत्रिम गर्भाधान से सांड पालने पर होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है। संकर गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है। इसके नर ज्यादा मजबूत होते हैं। उन्हें आप खेती में या माल ढुलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं हीट वेव और फसलों पर गंभीर असर के बारे में। चरखी दादरी सहित कई इलाकों में हीट वेव का गंभीर असर देखने को मिल रहा है, जहां तापमान 44 DGC तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने जून तक रेड अलर्ट जारी किया है। लू और अत्यधिक गर्मी से खरीफ फसलें जैसे मूंग, कपास और बाजरा प्रभावित हुई हैं। पत्तियां मुरझा रही हैं और मिट्टी में नमी की भारी कमी हो रही है। कृषि विशेषज्ञों ने हर 2-3 दिन में सिंचाई, मल्चिंग और छाया नेट जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी है। किसानों को गर्मी से बचाव के लिए हल्के कपड़े पहनने, अधिक तरल पदार्थ लेने और दोपहर में खेतों में काम न करने की हिदायत दी गई है। राहत की उम्मीद जून के बाद संभावित पश्चिमी विक्षोभ और हल्की बारिश से है, जो तापमान को कम कर सकती है। सरकार से किसानों को जल प्रबंधन, तकनीकी सहायता और बीमा जैसी योजनाएं तत्काल रूप से मुहैया कराने की मांग है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने खेती के क्षेत्र में कुछ नया किया है और अपनी पहचान स्थापित की है। खेती के क्षेत्र में ये वो किसान हैं जिन्होंने दूसरे किसानों के लिए राह भी खोली है और साथ ही ये भी बता दिया कि अगर आप कुछ हटकर करना चाहते हैं तो चुनौतियां ज़रूर आएंगी, लेकिन उनके सामने झुकना नहीं है और आगे बढ़ता जाना है। और इसी तरह हमारे आज के सफल किसान आपको भी अपने जीवन से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं, ताकि हमारे अन्य किसान भी कुछ न कुछ सीख ले सकें। तो आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में हमारे आज के सफल किसान। राजपाल सिंह जगहैता गांव गुर्जर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म बड़े ही साधारण से परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ साथ इन्होंने अपने परिवार से खेती बाड़ी करनी सीखी। शुरुआत में इनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे और ऊबड़ खाबड़ थे। ना तो खेत में सिंचाई की व्यवस्था थी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसे हालात में खेती कर उपज हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेतों के कामों में परिवार का हाथ भी बटाते थे। पढ़ाई के साथ साथ पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने खेती के सारे काम को अपने जिम्मे ले लिया और खेती को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। शुरुआत में खेती करते हुए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार न मानी। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़कर और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर राजपाल सिंह को खेती की नई दिशा मिली। इन्होंने अपने हाथ से एक छोटा कल्टीवेटर बनाया, जिसका उपयोग कर खेतों में वे अपना काम बड़े ही कम समय में करने लगे। इस सफलता से प्रेरित होकर राजपाल सिंह ने कल्टीवेटर के अलावे कई अन्य आविष्कार भी किए। ये ऐसे आविष्कार थे जिसके बदौलत राजपाल सिंह के साथ साथ अन्य किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया। इन संस्थानों से मिली तकनीकी जानकारियों के माध्यम से इन्होंने अपनी खेती को नई राह दी।
यहाँ से मिली तकनीकी जानकारियों को वे अन्य किसानों को भी साझा करते हैं। राजपाल सिंह के भीतर कुछ नया करने की जिद थी। वे जानते थे कि परंपरागत ढंग से खेती करते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यही कारण था कि उनके खोजी मन ने इसी का एक रास्ता निकाला और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की एक मशीन तैयार कर डाली। ये मशीन बेहद कामयाब रही। इसके साथ साथ अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने आम और लीची के बगीचे भी लगाए, साथ ही सब्जियों की खेती भी करने लगे। परंपरागत खेती के मुकाबले इससे राजपाल सिंह को मुनाफा भी अधिक हुआ और लागत भी कम लगी। देखते ही देखते राजपाल सिंह अपने क्षेत्र के नायक बन गए। गांव के अन्य किसान खेती से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकालने राजपाल सिंह के पास ही आने लगे। राजपाल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों को नई तकनीकों के साथ खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही किसानों की उपज को बाजार में बेचकर लाभ अर्जित करने के लिए भी जागरूक करते थे। इनका मानना ये है कि किसान को खेत से अच्छी उपज हासिल करनी तो आनी चाहिए, साथ साथ उस उपज को बाजार में सही और अच्छे दाम पर बेचने में भी सीख लेनी चाहिए। जैसे ही किसान इस कला में माहिर हो जाएंगे, वे अपनी आय दोगुनी करने में निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज बात करेंगे धान, अरहर, मूंग और उड़द की खेती को लेकर पूसा संस्थान की अहम सलाह के बारे में। धान की नर्सरी के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 800 से 1000 वर्ग मीटर की नर्सरी पर्याप्त है। बीजों को बावस्टिन 10 से 12 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिलाकर 12 से 15 घंटे भिगोएं। फिर छाया में ढककर 24 से 36 घंटे रखें और अंकुरित बीज खेत में छिड़कें। बेहतर उपज के लिए पूसा बासमती 1121, 1509, 1847, पूसा 44 और 1718 किस्में अपनाएं। अरहर की बुवाई के लिए यही सप्ताह उपयुक्त है। बीजों को राइजोबियम और फास्फोरस सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया से ट्रीट करें। पूसा अरहर 16, पूसा 991 और पारस जैसी किस्में फायदेमंद हैं। मूंग और उड़द के लिए पूसा 1431, सम्राट, टाइप 9 और T39 जैसी किस्मों की सलाह दी गई है। बुवाई से पहले जैविक ट्रीटमेंट और खेत में पर्याप्त नमी जरूरी है, तो ध्यान रखें बीज अच्छा हो, ट्रीटमेंट सही हो और बुवाई का समय भी। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए जुड़े रहिए DD किसान के साथ। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे किसान नई तकनीक का खेती में इस्तेमाल कर न सिर्फ पानी की बचत कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ अच्छी फसल भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़कर कैसे वो इसे लाभकारी बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी।
जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं उससे हमारे किसान अवश्य लाभ लेंगे। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप हमारे एक कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के अगले अंक में कृषि जगत से जुड़ी कुछ और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के